हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दल बदल कानून को देखा था, उसके प्रावधानों को देखा था और उसके अपवाद को भी हम लोग ने देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे कि दल बदल कानून के उद्देश्य क्या क्या हैं और इस कानून की खामियां क्या क्या हैं। तो उसे हम लोग आज विस्तार से जानेंगे। और जो विद्यार्थी इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, इससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो इस टॉपिक पे आने से पहले हम अपने सेना के जो वीर जवान शहीद हुए हैं तो उन्हें नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तो एक भारत देश के लिए एक बहुत भारी क्षति हुई है। तो हम अपने जो भी सेना के सदस्य शहीद हुए तो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपनी तरफ से और हम लोग फिर अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दल बदल विरोधी कानून की दल बदल विरोधी कानून के उद्देश्य क्या क्या हैं और इस कानून की कमियां क्या क्या हैं। तो उसे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि कल हम लोग ने क्या पढ़ा है। तो कल हम लोग ने पढ़ा था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल को दूर करने के लिए संविधान में 10वीं अनुसूची, जो नए बच्चे पहली बार जुड़े हैं तो उनके लिए हम लोग थोड़ा रिवाइज कर दे रहे हैं। दल बदल को प्रतिबंधित करने के लिए, दल बदल को दूर कर सकते हैं या प्रतिबंधित भी बोल सकते हैं। प्रतिबंधित करने के लिए संविधान में ये हो गया, संविधान हो गया, संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब इस अनुसूची में क्या है, दल बदल के प्रावधानों का उल्लेख 10वीं अनुसूची में किया गया है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान दिए गए हैं। कौन सी अनुसूची में दिए गए? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान दिए गए हैं। तो आपसे सीधे सीधे जो एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो आपको आंसर पे क्या टिक करना है, दल बदल से संबंधित कौन सी सूची है, 10वीं अनुसूची है। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, 52 संविधान संशोधन। तो इसको आपको याद कैसे करना है, 5x2 संविधान संशोधन इक्वल टू 10वीं अनुसूची। तो आपको ये दोनों याद हो जाएगा, 5x2 इक्वल टू 10वीं अनुसूची। और ये किससे संबंधित है, दल बदल कानून से। तो सीधे सीधे ये आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपको याद करने का तरीका भी मालूम हो गया। 5x2 संविधान संशोधन इक्वल टू 10वीं अनुसूची और ये किससे संबंधित है, दल बदल से। तो ये हो गया। कल हम लोगों ने बेसिक क्या पढ़ा था, ये 52 संविधान संशोधन को हम लोग ने विस्तार से जाना था और दल बदल कानून के प्रावधानों को भी हम लोग ने पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दल बदल कानून को लाने के उद्देश्य क्या थे और इस कानून की क्या क्या कमियां हैं। तो उसे हम लोग आज जानते हैं। इस पे आने से पहले हम लोग एक और देख लेते हैं कि दल बदल कानून के आधार पे जो भी सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है। तो उसे आज हम लोग जानेंगे कि जो भी सदन के सदस्य होते हैं उनकी अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा। तो 10वीं अनुसूची में आधार पर अयोग्यता के प्रावधान दिए गए हैं। इस आधार पे तो सदस्यों की, अभी हम लोग देख लेते हैं, डायग्राम से देखते हैं तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अयोग्यता का टॉपिक क्या होगा, अयोग्यता का निर्धारण। अयोग्यता का निर्धारण, जो भी सदन के सदस्य हैं वो अगर दल बदल करते हैं तो उनकी अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा, वो उसको हम लोग देखते हैं। जैसे ये संविधान की 10वीं अनुसूची है, इसमें 10वीं अनुसूची है, इसमें सारे प्रावधान दिए गए हैं, अयोग्यता के सारे प्रावधान हैं, अयोग्यता के प्रावधान। तो इन प्रावधानों के आधार पे, जो भी अयोग्यता के प्रावधानों के आधार पे सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण स्पीकर करते हैं, सदन के अध्यक्ष करते हैं। आप लोग सदन के अध्यक्ष।
अध्यक्ष करते हैं। तो सदन में के अध्यक्ष का मतलब क्या हो गया? राज्यसभा में सभापति करते हैं और लोकसभा में स्पीकर करते हैं। यदि कोई राज्यसभा का सदस्य दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता का निर्धारण राज्यसभा के सभापति करेंगे। यदि कोई लोकसभा का सदस्य दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता का निर्धारण कौन करेगा? स्पीकर करेंगे। तो ये हो गया कि दल बदल के प्रावधानों के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो इसे आप लोग डायग्राम बना के नोट कर सकते हैं। सदन के अध्यक्ष द्वारा अयोग्यता का निर्धारण किया जाता है। तो दोनों सदनों के अलग अलग अध्यक्ष होते हैं, तो दोनों सदनों के अध्यक्ष अपने सदन के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण करते हैं। तो इसे आप लोग डायग्राम बना लीजिए। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? अयोग्यता का निर्धारण स्पीकर द्वारा किया जाता है, स्पीकर द्वारा। दूसरा क्या हो गया? स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है। स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है और जो भी स्पीकर यहाँ पे निर्णय देगा, इधर एक मिनट, अध्यक्ष हो जाएगा। अध्यक्ष का निर्णय, सदन के अध्यक्ष का निर्णय, और जो भी सदन का अध्यक्ष यहाँ पे निर्णय देगा तो वो निर्णय अंतिम होगा, वो फाइनल डिसीजन होगा। उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वो जो भी सदन का अध्यक्ष निर्णय देगा वो फाइनल होगा, उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये गाइस जो भी आईएएस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दल बदल कानून फ्री में भी पूछा जाता है और मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा हम लोग सिलेबस मेंस को देखते हुए ही कंप्लीट करेंगे। तो ये अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये जो भी ये सदन के अध्यक्ष का निर्णय होगा वो फाइनल होगा और इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इसे आप लोग को ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सदन की सदस्यों की अध्यक्षता का निर्धारण कौन करता है? वो सदन के अध्यक्ष करते हैं और जो भी सदन के अध्यक्ष अपना निर्णय देंगे वो फाइनल होगा, उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो गाइस इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसे आप लोग डायग्राम बना के नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपको नोट्स ऐसे ही होने चाहिए जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। अब हम लोग आते हैं दल बदल विरोधी कानून के उद्देश्य क्या क्या थे और उसके बाद हम लोग आएंगे दल बदल कानून की कमियां क्या क्या हैं। ये निर्णय अंतिम होता है और इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस उसे आप लोग सर्किल भी बना सकते हैं या उस पर अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो आपके जो भी याद करने में टाइम बचेगा कि आपको उसी पॉइंट पे आपका फोकस जाएगा, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये इधर स्पीकर द्वारा या सभापति द्वारा, क्योंकि ये दोनों सदन के अध्यक्ष होते हैं, सभापति द्वारा। तो अब हम लोग आते हैं कि इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। दल बदल कानून के उद्देश्य क्या क्या हैं उसे देखते हैं हम लोग। दल बदल कानून के उद्देश्य गाइस, जो भी हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करें, ये मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है इस चैनल को जब भी आप वीडियो देखें तो पूरा उसे एंड तक जरूर देखें, जिससे हम लोग जो लास्ट तक कंसेप्ट बताते हैं तो वो भी आपके पूरे क्लियर हो सकें। तो पहला उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य तो दल बदल को रोकना है।
जो हम लोग ने कल डिस्कस भी किया था, दल बदल को रोकना, जिससे सरकार में अस्थिरता का खतरा उत्पन्न ना हो। तो पहला उद्देश्य क्या होगा कि दल बदल को रोका जा सके। जो भी संसद के सदस्य, जो भी सदन के सदस्य या होते हैं, तो जो भी वो सदन के सदस्य एक दल से दूसरे दल में जाते हैं या दूसरे से तीसरे दल में जाते हैं, तो इस तरह के दल बदल को रोका जा सके। तो ये पहला उद्देश्य हो गया कि दल बदल विरोधी कानून का पहला उद्देश्य दल बदल को रोका जा सके। जैसे आपने देखा होगा कि सिंधिया कांग्रेस से चले गए बीजेपी में, तो इस तरह से इससे होता क्या है कि सरकार में अस्थिरता उत्पन्न होती है। तो सरकार में अस्थिरता को रोकने के लिए दल बदल कानून को लाया गया। और ये किस कानून के द्वारा लाया गया, किस संशोधन के द्वारा लाया गया? 52 संविधान संशोधन 1985। तो इस संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून लाया गया। पहला उद्देश्य क्या हो गया कि दल बदल को रोकना, जिससे सरकार में अस्थिरता उत्पन्न होती है, तो उसे रोका जा सके। और दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा क्या है? जनादेश का संरक्षण करना, जनादेश का संरक्षण करना। तीसरा क्या है? दूसरा ये हो गया, पहला ये हो गया। तीसरा क्या है? संसदीय शासन की गरिमा को बनाए रखना, गरिमा को बनाए रखना। तो गाइस ये क्या, दूसरा पॉइंट क्या होगा? जनादेश का संरक्षण करना। तीसरा क्या होगा? संसदीय शासन की गरिमा को बनाए रखना। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं। जनादेश, आप लोग इससे पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग दूसरे पॉइंट पे भी आते हैं। दल बदल को रोकना, जिससे सरकार में अस्थिरता का खतरा उत्पन्न हो, तो सरकार में स्थिरता बनी रहे। तो पहला उद्देश्य ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट आप लोग तीसरा नोट कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो जनादेश के संरक्षण करने का मतलब ये है कि गाइस, जब भी सांसद या विधायक चुनाव लड़ते हैं तो एक पार्टी के नाम पे वो चुनाव लड़ते हैं, और पार्टी के नाम पे ही उन्हें वोट मिलते हैं, और पार्टी के नाम पे ही वो सदन के सदस्य बनते हैं। लेकिन वो अपने निजी लाभ के लिए वो किसी दूसरे दल में चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है? जनादेश का अपमान होता है। तो जो भी जनादेश उनको मिलता है, उनके संरक्षण के लिए ये कानून लाया गया। इसे आप लोग डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे कोई सांसद हो गया, ये पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, और इसी के नाम पार्टी के नाम पे ही वो जीतते हैं। लेकिन वो अपने निजी लाभ के लिए किसी अन्य दल में चले जाते हैं, निजी लाभ के लिए। तो अपने निजी लाभ के लिए वो क्या करते हैं? अपना दल बदल करते हैं। तो इस तरह से जनादेश का अपमान होता है। जनादेश जो भी उनको मिलता है, तो उनके जनादेश के संरक्षण के लिए इस कानून को लाया गया। तो ये हो गया दूसरा उद्देश्य, जनादेश के संरक्षण के लिए दल बदल विरोधी कानून को लाया गया। तो ये हो गया दूसरा। अब हम लोग आते हैं तीसरा, संसदीय शासन की गरिमा को बनाए रखना। जब भी दल बदल करते हैं, तो एक जनता का जो संसदीय शासन में विश्वास होता है, वो विश्वास टूटता है। तो एक संसदीय शासन की गरिमा बनी रहे, इसलिए दल बदल विरोधी कानून को लाया गया। तो ये हो गया तीसरा उद्देश्य कि संसदीय शासन की गरिमा को बनाए रखने के लिए दल बदल कानून को लाया गया। तो गाइस, इसे तीनों आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे सांसद क्या करते हैं? निजी लाभ के लिए दल बदल करते हैं। तो इससे क्या होता है? जनादेश का अपमान होता है। जनादेश के संरक्षण के लिए दल बदल विरोधी कानून को लाया गया। तो ये तीन उद्देश्य हो गए। इसके बाद हम लोग आते हैं कि दल बदल कानून की खामियां क्या क्या होती हैं। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए तीनों। तो अब हम लोग आते हैं दल बदल कानून की खामियां क्या क्या होती हैं।
दल बदल कानून की कमियां। तो पहली कमी देखते हैं गाइस। तो पहली कमी ये होती है गाइस, स्पीकर सदन के अध्यक्ष के लिए, सदन के अध्यक्ष के लिए अयोग्यता के निर्धारण के लिए कोई समय सीमा नहीं तय की गई है। कोई समय सीमा नहीं तय की गई है। ये हो गया आपका की पॉइंट, समय सीमा तय नहीं की गई है। तो पहली कमी क्या है कि जब भी सदन का अध्यक्ष सदस्यों की अयोग्यता के बारे में कोई निर्णय देगा तो उसके लिए कोई समय सीमा नहीं तय की गई कि वो कितने समय में अपना निर्णय सुनाएगा। तो ये इस कानून की बड़ी कमी है। जैसे कोई सदन का सदस्य दल बदल करता है तो स्पीकर के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई कि कितने समय में वो अपना निर्णय देगा। तो इससे क्या होता है, स्पीकर के बाद एक स्पीकर कभी कभी ऐसा होता है कि वो 5 साल में निर्णय ही नहीं देता और पूरी सरकार का टाइम निकल जाता है। तो ये इस कानून की बड़ी खामी हो गई कि स्पीकर के पास एक कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, जिससे स्पीकर अपने निर्णयों को सुनाने में देरी करता है। तो ये हो गया इस कानून की पहली कमी। 5 साल कभी हो गया स्पीकर 2.5 साल बाद निर्णय दे रहा है, कभी 5 साल बाद निर्णय दे रहा है। तो ये स्पीकर के पास एक कोई समय सीमा तय नहीं की गई है कि कितने समय के अंदर स्पीकर को अपना निर्णय सुनाना है। तो इससे क्या होता है, 5 साल जब तक वो अपना निर्णय सुनाता है सरकारी ही बदल जाती है। तो ये हो गया पहली कमी हो गई। दूसरी कमी देखते हैं, 2/3 सदस्य जब दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होती है। उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होती। ये इस कानून की कमी, ये भी इस कानून की कमी है। जैसे हम लोग ने जब दल बदल कानून के प्रावधानों को पहले लेक्चर में देखा था तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब किसी दल के 2/3 सदस्य किसी दूसरे दल में विलय करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होती है। तो ये इस कानून की एक खामी हो गई कि जब 2/3 सदस्य किसी दूसरे दल में विलय कर लेंगे तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होती। ये दूसरी कमी होगी। तो जो विद्यार्थी पहली बार जुड़ रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है पहले वाला लेक्चर देख लीजिए, उसमें हम लोग ने दल बदल कानून के सारे प्रावधानों को बहुत ही विस्तार से चर्चा किया है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है। स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है। गाइस अभी हम लोग ने इस टॉपिक से पहले पढ़ा कि दल बदल कानून के संबंध में अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है, स्पीकर करता है। और स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है, उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो होता क्या है कि गाइस स्पीकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन सही से नहीं करता, क्योंकि स्पीकर भी एक पार्टी का सदस्य होता है। तो जो भी स्पीकर का निर्णय आता है वो दलीय हितों के आधार पर आता है। तो एक तरह से स्पीकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन सही तरह से नहीं करता है, क्योंकि उसका क्या होता है, स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है तो उसे किसी न्यायालय में चुनौती दी नहीं जा सकती। तो एक तरह से स्पीकर अपने जो भी निर्णय देता है उसमें थोड़ा सा वो दलीय हित के आधार पे देता है। तो स्पीकर का निर्णय अंतिम। दलीय हित का मतलब क्या है, जैसे वो कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक, जैसे बीजेपी का कोई विधायक या सांसद कांग्रेस में जाता है तो स्पीकर तुरंत उसकी सदस्यता रद्द कर देगा। जैसे कोई बीजेपी, जैसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं, ये हो गई सांसद, ये संसद हो गई और ये बीजेपी की पार्टी है। समझिए आप, हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई से आप लोग बस एग्जाम्पल के हिसाब से समझिए और कुछ मत समझिए। ये हो गई कांग्रेस। अभी क्या है, बीजेपी के स्पीकर हैं ओम बिरला। अभी हम लोग सिर्फ इसी एग्जाम्पल के हिसाब से समझिए, ऐसे आप लोग दिल पे मत लीजिएगा। और ये इधर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के सांसद हैं, और इधर कांग्रेस के सांसद। तो स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है। तो यदि कोई कांग्रेस का सदस्य बीजेपी में आएगा तो इसमें क्या होगा, स्पीकर निर्णय उसे देरी से सुनाएगा। उसे हो सकता है 3-4 साल बाद सुना दे। तो
यहाँ पे क्या होता है, स्पीकर देरी से निर्णय देगा, देरी से निर्णय देगा। लेकिन जब बीजेपी से कोई सांसद कांग्रेस में जाएगा, ये होगी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी से कोई सांसद कांग्रेस में जाएगा तो जो भी स्पीकर होगा वो तुरंत निर्णय सुना के उसकी सदस्यता रद्द कर देगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जब कांग्रेस से बीजेपी में जा रहा है तो स्पीकर अपना निर्णय, क्योंकि स्पीकर के पास कोई समय सीमा तय नहीं की गई है कि उसको कितने समय के अंदर निर्णय देना है, तो स्पीकर क्या होता है, दलीय हित के आधार पर अपना निर्णय सुनाता है। जब कांग्रेस से बीजेपी में कोई आएगा तो निर्णय नहीं सुनाएगा, उसमें देरी लगाएगा, 3-4 साल लगा देगा, तब तक सरकार चली जाएगी। लेकिन जब बीजेपी से कांग्रेस में जा रहा है तो स्पीकर तुरंत निर्णय सुना देगा और जो भी सदस्यों ने जिन भी सदस्यों ने दल बदल किया है उनकी सदस्यता को समाप्त कर देगा। तो एक तरह से स्पीकर के निर्णयों पर भी संदेह उत्पन्न होता है, क्योंकि वो दलीय हितों के आधार पे क्योंकि स्पीकर भी किसी दल से होता है तो वो भी अपने जो भी निर्णय देगा वो दलीय हित के आधार पे अपने निर्णय देता है। तो इसे आपको अब क्लियर हो गया डायग्राम से। तो ये होगी दल बदल विरोधी कानून की कमियां। तो अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे दल बदल विरोधी कानून व सांसदों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच क्या संबंध होता है और दल बदल कानून का संसदीय शासन पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसे हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो ये हो गया आज की दल बदल विरोधी कानून की कमियां। और इससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा, दल बदल विरोधी कानून के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो गाइस, जो विद्यार्थी पहली बार जुड़ रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।